हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके साथ साथ हमने जो फर्स्ट टॉपिक इसका लिया है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या है। और इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में बात कर रखी है सोवियत सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे हुई, और इसके साथ साथ हमने सेकेंड वर्ल्ड के बारे में भी डिस्कस किया है। बट आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सब टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। कि जो सोवियत सिस्टम था, दैट मीन्स जो यूएसएसआर के अंदर जो सिस्टम था वो कैसा था, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फिर उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसके क्या क्या मेरिट्स थे, इसके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है पॉइंट, क्या कहता है सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें कहता है सोवियत यूनियन became a great power after the second world war। अब इसमें कहता है जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दैट मीन्स कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन की बात करें तो इसको हम सिंपल यूएसएसआर कह सकते हैं। तो सोवियत यूनियन जो था वो क्या हुआ, एक ग्रेट पावर या फिर हम एक कह सकते हैं पावरफुल कंट्री बन के सामने आया। और वो भी कब सामने आया, वो आया था भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली, 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, उसके ख़त्म होने के बाद जो यूएसएसआर था वो एक पावर बन के सामने आया, वो भी कहाँ पे, वर्ल्ड लेवल पे। इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसमें कहता है सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि जो यूएसएसआर था, ये आप देख सकते हैं, ये है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या बना, एक ग्रेट पावर बन गया। ग्रेट पावर वो बना कब था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो यूएसएसआर था वो क्या बना, एक पावर बन के सामने आया। और वो भी किस लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। ये हमने बात की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में यही था कि जो सोवियत यूनियन था वो क्या बना, एक ग्रेट पावर बना। वो भी कब बना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है सोवियत इकोनॉमी वॉज दैन द मोर डेवलप्ड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। अब इसमें कहता है कि जो सोवियत जो सिस्टम था या सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी मतलब उसकी जो अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं कि वो कितना अर्न करता था, कितना मतलब वहाँ पे बिजनेसेस कितने थे, कितना डेवलप था इकोनॉमी, दैट मीन्स पैसों के रूप में वो कितना पावरफुल था। तो इसमें कहा गया कि अगर हम सोवियत इकोनॉमी की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, मोर डेवलप दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो डेवलप जिसकी इकोनॉमी थी वो किसकी थी, यूएस की थी। एक्सेप्ट द यूएस को छोड़ कर कह रहे हैं कि मतलब कि यूएस की नंबर 1 पे थी, और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो किसकी थी, यूएसएसआर की थी। दैट मीन्स सोवियत यूनियन की थी। कैसे हम पता कर सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ की अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है, ये वाली जो ब्लू लाइन है ये है आपकी यूएसए की। देन जो रेड वाली लाइन है ये किसकी है, ये है आपकी रशिया, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं या सोवियत यूनियन की है। और जो ग्रीन लाइन है ये किसकी है, ये है वर्ल्ड की। तो फर्स्ट नंबर पे जिसकी वर्ल्ड इकोनॉमी थी, आप देख सकते हैं ये थी 1885 की बात कर रहा है, 1905 की बात कर रहा है, फिर 1925 और 1945 कि मैंने आपको बताया था कि 1945 के बाद जो यूएसएसआर था वो एक ग्रेट पावर बन के सामने आया, बड़ी पावर बन के सामने आया। वो भी कब, 1945 के बाद। तो अगर हम 1945 के बाद की इसका ग्राफ देखते हैं तो हमें ईजिली शो होता है कि ये वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज से तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूएसए से कम है। ये इसमें शो करने की कोशिश करता है कि
आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी, मतलब कि जो रशिया की इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी, बट किससे कम थी? यूएसए से कम थी। तो इस पे सेकेंड पॉइंट में यही क्लियर होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि जो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी या सोवियत इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, किससे? वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उनसे, बट अमेरिका से कम थी, अमेरिका से सेकंड नंबर में थी। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा डेवलप थी वो किसकी थी? यूएस की थी। और सेकंड नंबर पे किसकी थी? सोवियत यूनियन की थी। तो ये इसकी सेकंड फीचर निकल के आता है, किसका? सोवियत सिस्टम का। फर्स्ट फीचर ये था कि वो एक पावर बन के निकला, वो भी कब? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट ये है उसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप थी एक्सेप्ट यूएस को छोड़ के। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सेकेंड नंबर पे सोवियत यूनियन की क्या थी? इकोनॉमी थी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसका जो कम्युनिकेशन करने का जो सिस्टम था, नेटवर्क था, वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब जो कम्युनिकेशन करना होता था वो भी काफ़ी अच्छा माना गया। आप देख सकते हैं इसमें कम्युनिकेशन के लिए उसने क्या कर रखा था? हर जगह से डेवलप कर रखा था अपने आप को। किसने? रशिया या यूएसएसआर ने, मतलब कि सोवियत यूनियन ने। तो सोवियत यूनियन के इस मैप में आप इजीली देख सकते हैं कि हाँ, उसने अच्छा एक एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप किया था, वो भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वो भी किसने? यूएसएसआर ने। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील। अब कहता है कि जो सोवियत यूनियन है इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज थी। अब ध्यान से समझना, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। मान लीजिए मुझे अभी लिखना है, तो लिखने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? पेन। तो पेन मेरे लिए क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल मुझे रीडिंग करनी है, मुझे पढ़ना है, तो मेरे लिए बुक्स मेरे को उस टाइम पे नीड हो सकती है, तो बुक्स मेरे लिए क्या बन जाएगा? रिसोर्सेज। फॉर द एग्जांपल मेरे को ब्रीथ लेनी है, सांस लेनी है, तो सांस ले लेके मुझे क्या चाहिए? एयर चाहिए, और उसके साथ तो एयर मेरे लिए क्या बन जाएगा? रिसोर्सेज बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़, जो चीज़ें ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। बट ये कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? एनर्जी रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जिससे क्या मिलती हो? एनर्जी मिलती हो, पावर मिलती हो। तो ये इस टाइप के रिसोर्सेज रशिया के पास बहुत ज़्यादा है या सोवियत यूनियन के पास बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से रशिया के पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत वास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा थे? अगर हम बात करें तो ऑयल है, इसके साथ आयरन भी है और स्टील भी है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये एक ग्राफ, एक मैप है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है? इसमें मेन डेटा दे रखा है कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ रशिया की जगह हम इसमें यूएसएसआर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑयल का कितना है? 39.6 ट्रिलियन रूबल्स है। रूबल्स क्या है? रूबल्स आपको पता ही है, रशिया की करेंसी है। इसके साथ साथ मेन, और अगर टन की बात करें तो कितना क्वांटिटी उसके पास कितना है? तो इसमें बोला गया 9.04 बिलियन टन्स की कैपेसिटी है, मतलब इतना है किसके पास? रशिया के पास। इसके साथ साथ कोस्ट भी बताइए। कोस्ट मतलब कि उसकी रिसोर्सेज की पैसा कितना है, कितने कॉस्ट की है, कितने रुपये, कितने पैसा की है उनकी, कितनी यूएसएसआर की। इसके बाद गैस की बात करें तो गैस में 11.3 ट्रिलियन रूबल्स की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोकिंग कोल की बात करें तो 2 ट्रिलियन रूबल्स की है। इसके साथ डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स में इसमें आता है 505 बिलियन रूबल्स की है। और इसके साथ साथ मेन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना है? 480 बिलियन रूबल्स की है। और इसके साथ आयरन ओर कितने का है? मेन आयरन ओर है 808 रूबल्स का है। तो ये टोटल अगर हम इसमें कह सकते हैं तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, गोल्ड, कॉपर, आयरन और कोल और डायमंड के मिला के कितना बन जाता है? कितने रूबल्स में आ जाता है? तो ये अगर हम बात करें तो 55.2 ट्रिलियन, लेकिन बट वो ट्रिलियन डॉलर में नहीं है बल्कि किस में है? रूबल्स में है। तो ये बात की गई किसकी? रशिया के रिसोर्सेज की। तो मतलब कि इससे हमें पता चल रहा है कि रशिया के पास भंडार है किस चीज़ का? ऑयल का, गैस का,
कोल का, आयरन ओर का, गोल्ड का, डायमंड का, जिससे उसको वो क्या बनाती है, एक रिच कंट्री बन के सामने निकल के आती है। कौन? रशिया। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, यही पॉइंट क्या कहलाता है, यही पॉइंट ये कहता है कि वास्ट, इससे हमें क्या बोलता है, उसके पास कम है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है, वो भी किससे, रशिया के पास। और इसी से उसको बेच कर रशिया बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशियस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम भी इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं खराब पे है, नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया रेलवे सिस्टम भी किसके पास, रशिया के पास। इसके साथ स्पेशियस सिस्टम, दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे फैला हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे हम क्या देखते हैं, रशिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से रशिया ने क्या करा है, डेवलप किया है। तो ये भी इसका क्या है, एक इसका फीचर ही है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कार। अब क्या था, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक मतलब होती है, इसको कह सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जो कहाँ पे लगी हो, रशिया के अंदर। मतलब कि डोमेस्टिक मतलब होता है, आप एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है। तो डोमेस्टिक मतलब होता है कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री के बाहर की बात हो रही है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कंट्री के अंदर लगी हो, और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री जो कंट्री के बाहर हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज में हो। तो सेम एज इट इज़ कहता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि जो रशिया के अंदर की जो इंडस्ट्रीज हैं, और वो भी कौन सी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कंज्यूम करने वाली चीज़ों को बनाती है। फॉर द एग्जांपल लाइक ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर्स के लिए चीज़ें बनाती हों, जिसको कंज्यूमर क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या करता है, तो टाटा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो सॉल्ट बनाता है, तो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट लोग कंज्यूम करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स लाइक अदर अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो वो क्या बनाती है, टाटा टी गोल्ड बनाती है, तो उसको लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर जैसे बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो बनाता लाइफ वो बनाता, तो हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसके साथ पीएनजी, कई सारी कंपनीज हैं जो कंज्यूमर्स के लिए चीज़ें बनाती है और उसको कंज्यूम करती है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जो कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती हैं, चीज़ें बनाती हैं। फॉर द एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे फॉर द एग्जांपल जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, तो जैसे और नेस्ले हो गया, मैगी बनाता है, तो वो कंज्यूमर्स के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो रशिया के अंदर ही है और वो क्या बना रही है, रशिया के लोगों के लिए चीज़ बना रही है, मतलब उनके लिए कंज्यूमर्स अपने रशिया के लोगों के लिए चीज़ें बना रही है। दैट मीन्स जो लोग उनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, किसकी इंडस्ट्रीज थी, रशिया के अंदर की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, और वो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कौन सी, कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाली, जिसको लोग वहाँ के यूज़ कर सकें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दैट मीन्स कैसे थी, क्योंकि रशिया अपने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता था, पिन से लेकर कार तक, मतलब कि पिन आप देख सकते हैं, ऑल पिन्स हो गई, और पिन से लेकर कार तक की जितनी भी चीज़ें होती थी, कार में उसके व्हीकल्स में टायर्स या फिर मेन उसके गेट्स, एवरीथिंग, पिन से लेकर कार तक के बीच के अंदर जितनी भी चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी कहाँ पे, रशिया के अंदर ही प्रोड्यूस होती थी। बताओ कितनी बढ़िया बात है। और इसके साथ साथ लोग उसको क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, दैट मीन्स उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एक बढ़िया फीचर है, सबसे बेस्ट फीचर कह सकते हैं इसको। अगला क्या आता है, सोवियत स्टेट एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। अब इन्होंने क्या कर रखा था, अब इन्होंने जो सोवियत स्टेट था, इन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स कौन होते हैं, सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो एक देश के अंदर काफ़ी लंबे समय से रह रहे होते हैं। तो सोवियत स्टेट या फिर सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपने लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उनको बता दिया, जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें तो मान लो एक गिलास मिल्क है,
तो उन्होंने कह दिया कि भाई जब एक गिलास दूध अगर एक पर्सन को मिल रहा है तो अब जितने भी रहने वाले लोग हैं कंट्री के अंदर उन सभी लोगों को एक गिलास 1 गिलास क्या मिलेगा, मिल्क ज़रूर मिलेगा। फॉर द एग्जाम्पल सेम एज इट इज़ इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हेल्थ है, हेल्थ सभी सिटीजन्स के लिए कर दी कि हाँ आपको हेल्थ फैसिलिटी देंगे। दूसरी एजुकेशन, एजुकेशन उनको देंगे, उनके बच्चों को देंगे। चाइल्ड केयर, बच्चे की कैसी केयर करनी है, उसको कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाइल्ड केयर के लिए वो उन्होंने देनी शुरू कर दी। और वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स मतलब ऐसी योजनाएं प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी जिससे वो क्या कर सके, लोगों की भलाई कर सके। तो इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलानी शुरू कर दी, वो भी किसने, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी चीज़ों में बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ कौन कौन सी, लाइक जो एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो बेसिक नेसेसिटीज़ में अगर आ जाता है तो सबसे फर्स्ट आ जाता है लाइक जॉब, सेकेंड थिंग इज फूड, नेक्स्ट थिंग इज लाइक क्लोथ्स, नेक्स्ट थिंग इज शेल्टर या होम। तो ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई। इसके अलावा और कौन कौन सी, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी और एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिया, मतलब कि हर एक लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सभी को ये चीज़ें फैसिलिटीज़ दी। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, एक मिनिमम स्टैंडर्ड कर दिया कि इससे ये चीज़ें तो मिलनी है, इससे नीचे तो कुछ नहीं होगा। ये और किसको मिलेगी, सभी सिटीजन्स को मिलेंगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही कहता है, द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम्स। अब क्या किया गवर्नमेंट्स ने, क्या किया, अपने लोगों के लिए ये बेसिक नेसेसिटीज़ देना शुरू कर दिया। हेल्थ हो गई, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी देने शुरू कर दी। और लास्ट में कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ध्यान से समझना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होती है बेटा कि जब मान लीजिए सपोज करते ये एक पर्सन है और इसकी एज 18+ है, अब इसे चाहिए वर्क, कि ये चाहता है, इसकी विलिंग है इस पर्सन की कि भाई मुझे चाहिए वर्क, बट बेचारे को क्या नहीं मिल रहा, काम करने के लिए नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। मान लीजिए कोई भी पर्सन है 18+ है या 17+ है, 18+, उसको काम करना है, कि उसको अर्निंग करना है, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा, बट इसको बेचारे को पैसे मतलब कमाने के लिए नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, मतलब जॉब से नहीं मिल रही इसको, तो ये क्या करेगा, इसको वर्क नहीं मिल रहा। तो दैट मीन्स ये चीज़, ये सिचुएशन क्या कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और रशिया के अंदर या फिर उस टाइम पे सोवियत सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। देयर वॉज नो एम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक फीचर निकल के आता है, सबसे बढ़िया फीचर, मतलब वहाँ पे सभी लोगों को काम मिलता था। ऐसा नहीं था कि किसी एक को भी छोड़ दिया, नहीं, सभी जितने भी लोग थे, जितनी भी पॉपुलेशन थी, उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज लगाई, सिस्टम्स, कई सारी फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दिया। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम्स। और इसके साथ साथ and these are the features of the Soviet system, and we also say these are the main merits of the Soviet system. Soviet system के merits भी हैं, characteristics भी हैं और features भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की, तो आप देख सकते हैं लोगों के लिए क्या कर दिया, वहाँ पे एक बेसिक स्टैंडर्ड इन्होंने क्या कर दिया, रख दिया था, वो भी किसके लिए, अपने लोगों के लिए। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं होपफुली। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि भाई यूएसएसआर मतलब जो सोवियत यूनियन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना, एक पावर बन के सामने आया। दैन सोवियत जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड में सबसे ऊपर थी, बट यूएस से नीचे थी। कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा एडवांस था, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज थे, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा भी था, ऑर्गेनाइज भी था, मतलब कि बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से चल रहा था। इसके साथ साथ यहाँ की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, मतलब इंडस्ट्री जो थी जो लोगों की ज़रूरतों के लिए चीज़ें बनाती थी, कंज्यूम करने के लिए लोगों की जो चीज़ें बनाती थी, तो वो कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो सभी चीज़ें प्रोड्यूस करती थी पिन से लेकर कार्ड तक।
जो उसके बीच पे जो भी चीज़ें लगती हैं। इसके साथ अगला क्या आता है, सोवियत स्टेट ने क्या कर रखा था, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, और इसके साथ साथ उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रखी थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम्स भी। वेलफेयर स्कीम्स वही स्कीम्स जो लोगों की भलाई के लिए की जाती हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिड डे मील भी है, फ्री एजुकेशन, तो दीज आर द वेलफेयर स्कीम्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई पर्सन काम करने के लिए उसका मन है, उसकी विलिंग्स है, बट उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, एंड वी ऑल्सो से दीज आर द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, और इसके साथ साथ इसके हम मेरिट्स भी कर सकते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप्स होते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट अगर क्वेश्चंस में निकल के आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्रेमिसी बाय द मेकर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। अब सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या आता है कि जो सोवियत यूनियन था या सोवियत सिस्टम था, सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे, मेकर्स मतलब कौन थे, जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा फर्स्ट किसको नहीं रखा। तो हमें ये पता है इसमें क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द गिवन द प्रेमिसी ऑफ द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम को बनाने वाले लोग थे, जो मेकर्स थे, उन्होंने किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी और किस किस चीज़ को नहीं इम्पोर्टेंस दी। मतलब इसमें कहता है कि जो मेकर्स थे उन्होंने कौन सी चीज़ को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, सबसे प्रेमिसी मतलब कह सकते हैं सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ को रखा। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट थिंग को रखा था कि भाई एबोल्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के अगेंस्ट में ही आई थी और इक्वालिटी को लेकर आई थी। इसके साथ साथ अगला क्या आता है, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, ये कौन सी तरह की सोसाइटी चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे। इसके साथ साथ अगला क्या आता है, नो ऑपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड। बिल्कुल सही बात है, जितने भी मेकर्स थे, किसको बनाने वाले थे, सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे, उन्होंने कौन सी चीज़ नहीं रखी, इसमें से पूछ रहा है कौन सी चीज़ इन्होंने नहीं रखी। ये भी चीज़ रखी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी रखी थी। एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेन मोस्टली गवर्नमेंट के हाथ में होगी और कॉर्पोरेट रहेगी, कई सारे लोग मिलकर उसको ऑन करेंगे। सेकेंड थिंग, इन्होंने सोसाइटी जो थी प्रिंसिपल बेस मतलब इक्वालिटी पे रखी कि सबको बराबर रखा। बिल्कुल सही बात है। नो ऑपोजिशन पार्टी, यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CPSU। और लास्ट में क्या था, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। बिल्कुल गलत बात है भाई, अब स्टेट की इकोनॉमी पे तो सारा का सारा कंट्रोल किसका था, स्टेट का ही था ना। ये चीज़ इसमें रखी गई कि मतलब कि जो पूरा का पूरा स्टेट था, स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा, वो भी किस पे, इकोनॉमी पे। तो ये पॉइंट नहीं था, ये मेकर्स ने ऐड नहीं किया, वो भी किस में, सोवियत सिस्टम में। तो ये इसका फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है, ऑन विच आइडियोलॉजी वॉज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड। अब कहता है जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वो कौन सी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा, कौन से थॉट पर बेसिकली वो बेस्ड था। तो इसकी जो मेन सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस पे था, सोशलिज्म पे था, और इसके साथ साथ कम्युनिज्म पे था। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी में वो क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे। तो इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, वो भी किसकी, सोवियत यूनियन की। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की क्या थी, कैपिटलिज्म, और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी। तो ये किसकी थी, यूएस की आइडियोलॉजी थी। अगर सोवियत की बात करें, सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी की बात करें तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डेज। तो इसमें क्या था, सोवियत इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, सिंपल वही जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसकी सबसे फर्स्ट यही थी कि यहाँ पे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ आप इसमें सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, वास्ट
एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, ऑयल, आयरन एंड स्टील। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन से लेकर कार तक बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें बनती थी। थर्ड आप ये भी लिख सकते हो, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों का लिविंग का सेट कर रखा था कि इतनी बेसिक चीज़ें सभी को मिलेंगी। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल वही है, कहता है स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के दो फीचर्स बताओ। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, बात वही है, फीचर्स भी पूछ सकता है कि, लेकिन आपको इसमें क्या मिलेगा, सोवियत इकोनॉमी भी मिल सकता है, सोवियत सिस्टम भी मिल सकता है, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम भी मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, देयर वॉज टू इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ सोवियत सिस्टम के। इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वो भी किसके, सोवियत सिस्टम के। एंड लास्ट में इसमें पॉइंट में कहता है, लास्ट पॉइंट में कहता है मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, कि सोवियत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताओ। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, लेकिन वो किस वे में बतानी है, पॉलिटिकली वे में बतानी है। तो इसमें पॉलिटिकली वे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द, सोवियत सिस्टम में क्या था, वेलफेयर था। और इसके साथ साथ वेलफेयर वेयर द स्टेट वाज एंगेज्ड इन मास प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। इसमें क्या कहता है, जो सोवियत सिस्टम था वो किस पर, सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, जो पूरी की पूरा सोवियत सिस्टम था वो चाहता क्या था, वो यही चाहता था कि जो हमारे लोग हैं उनकी क्या हो, भलाई हो, मतलब वेलफेयर हो। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो स्टेट था वो किस में लगा हुआ था, मास प्रोडक्शन में लगा हुआ था। मतलब कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर का मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव था वेलफेयर करना। और वेलफेयर किसका होगा, पीपल्स का होगा, जो लोग होंगे उनका वेलफेयर करेंगे। तो उनका वेलफेयर कैसे होगा, जब लोगों की जो नीड्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगी, फुलफिल होंगी। जो लोगों की नीड्स होंगी वो पूरी होंगी, तभी तो लोगों की भलाई हो पाएगी ना। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यूएसएसआर क्या करता था, मास प्रोडक्शन करता था। मास प्रोडक्शन मतलब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता था, और इस प्रोडक्शन से वो वेलफेयर करता था, और वो भी किसका करता था, लोगों का करता था। एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं कि जो यूएसएसआर था, सोवियत सिस्टम था, वो चाहता क्या था, वो चाहता था वेलफेयर हो। वेलफेयर मतलब भलाई हो, किसकी भलाई हो, लोगों की भलाई हो। अब लोगों की भलाई कब होगी, जब लोगों की जो नीड्स होगी, उनकी जो ज़रूरतें होंगी वो पूरी होंगी, तभी तो हम कहेंगे हाँ लोगों की भलाई हो रही। फॉर द एग्जांपल लाइक इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर हमें लोगों की भलाई करनी है, लोगों को उनको अप करना है, तो उनकी नीड्स को तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो नीड्स कब पूरी होंगी, जब गवर्नमेंट हमारी नीड्स के लिए काम, जैसे हमारी नीड्स क्या है, हमारी नीड्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट बनना, और इसके साथ हमारी सड़कें अच्छी बनना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन पे पैसा लगाएगी। तो सेम एज इट इज़ यूएसएसआर भी क्या करता था, यूएसएसआर जो सोवियत सिस्टम था वो वेलफेयर करता था। और वेलफेयर कैसे करता था, वो करता था, स्टेट क्या करता था, स्टेट पूरा का पूरा इंगेज था, किस पे लगा हुआ था, मास प्रोडक्शन में लगा हुआ था। मास प्रोडक्शन मतलब बड़े लेवल पे वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता था, और ताकि वो क्या कर सके, अपने लोगों की नीड्स को क्या करे, फुलफिल कर सके। तो ये भी एक किसका फीचर है, वो भी किसका, मेन आप सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ अगला कहता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPSU, कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड डोमिनेट द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब इसमें आपको पता ही था कि सिर्फ यूएसएसआर के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, CPSU, और बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज को तो बैन कर रखा था। तो सेम एज इट इज जो CPSU जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, उसका पूरा का पूरा मतलब कि गवर्नमेंट किसकी थी, उसी की थी भाई। तो उसका पूरा का पूरा यूएसएसआर पे कंट्रोल था, और जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन थे वो भी सारे के सारे कौन लेती थी, CPSU लेती थी।
तो ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम के, और भी जैसे फॉर द एग्जांपल कि उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप थी और इसके साथ एक मेन ग्रेट पावर बन के सामने आई, और इसके साथ इसमें कहता है इकोनॉमी जो पर पूरा का पूरा कंट्रोल था स्टेट का था। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे पुटअप्स किए गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है वो मेन 2016 में हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन 2008 में हुआ है, थर्ड 2012 में, और ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ये भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार में पूछा गया, 2014, 13, 8 एंड 2008 में, 8 और 12 में भी यहाँ पे ये अगेन आस्क हुआ है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।